महानगर पालिका के ज़ेर एहतमाम जारी वर्चुअल क्लास में मैं रफीक गुलाब आज के सबक में आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। ये है हमारी उर्दू बाल भारती दरसी किताब और इसी किताब से आज हम एक सबक पढ़ने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि तवज्जो से समाअत फरमाएं। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी, जिसके मुसन्निफ है प्रेमचंद। पहली बात, बूढ़े वालिदैन और दूसरे बुजुर्गों की इज्जत और उनकी खिदमत करना इंसानी अखलाक में बहुत अहमियत रखता है। हर मजहब की तालीम में ये सबक दिया गया है कि माँ बाप का ख्याल रखना औलाद का फर्ज है, खास तौर पर जब उनकी उम्र ज्यादा हो जाए तो उनकी खिदमत और सेहत की तरफ औलाद को ध्यान देना चाहिए। एक दफा एक नौजवान ने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि मेरे वालिद हमेशा मुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, क्या ये मुनासिब है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके वालिद को बुलाकर उसकी शिकायत से आगाह किया। बूढ़ा बाप ये सुनकर रोने लगा। उसने कहा कि मैंने अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया, जो कुछ मेरे पास था सब उसकी परवरिश पर खर्च कर दिया। अब मैं बूढ़ा और कमजोर हो गया हूँ और कमाने के लायक नहीं, तो ये मेरी जरूरियात पूरी करने से इनकार करता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बूढ़े की बात सुनकर आब दीदा हो गए और नौजवान से फरमाया, ऐ नौजवान, सुन, तू और तेरा माल सब कुछ तेरे वालिद की मिल्कियत है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवान को नसीहत की कि अपने बूढ़े वालिद की खिदमत करता रहे। दर्ज झैल कहानी में भी बुजुर्गों से हुस्ने सुलूक का तज़किरा किया गया है। सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी। मुसन्निफ प्रेमचंद। जान पहचान। प्रेमचंद का असल नाम धनपत राय था। पहले वो नवाब राय के नाम से कहानियां लिखते थे, बाद में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। वो 1880 में बनारस के एक गांव लमही में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम उन्होंने गांव में हासिल की। बाद में प्राइमरी स्कूल में मुदर्रिस हो गए। उन्हें बचपन से लिखने का शौक था। 1908 ईस्वी में उनकी कहानियों का पहला मजमुआ सोज़े वतन के नाम से शाये हुआ, जिस पर अंग्रेजी हुकूमत ने पाबंदी आयद कर दी थी। 1921 ईस्वी में उन्होंने सरकारी मुलाजिमत से इस्तीफा देकर अदब और सहाफत को अपना पेशा बना लिया। प्रेमचंद ने अपने अफसानों और नावलों के जरिए वतन दोस्ती, समाजी इस्लाह और कौमी यकजहती को फरोग दिया। उन्होंने तकरीबन 300 अफसाने
لکھے گودان میدان عمل چوگان ہستی بازار حسن پردے مجاز وغیرہ ان کے مشہور ناول ہیں 8 اکتوبر 1936 کو بنارس میں ان کا انتقال ہوا سبق نمبر 4 بوڑھی کاکی مصنف پریم چند بڑھاپا اکثر بچپن کا دور ثانی ہوا کرتا ہے بوڑھی کاکی میں ذائقے کے سوا کوئی حس باقی نہ تھی آنکھیں ہاتھ پیر سب جواب دے چکے تھے زمین پر پڑی رہتی اور جب گھر والے کوئی بات ان کی مرضی کے خلاف کرتے کھانے کا وقت ٹل جاتا یا مقدار کافی نہ ہوتی یا بازار سے کوئی چیز آتی اور انہیں نہ ملتی تو رونے لگتی تھیں ان کے شوہر کو مرے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا تھا 7 بیٹے جوان ہو کر داغ دے گئے تھے اور اب ایک بھتیجے کے سوا دنیا میں ان کا کوئی نہ تھا اسی بھتیجے کے نام انہوں نے ساری جائیداد لکھ دی تھی ان حضرت نے لکھاتے وقت تو خوب لمبے چوڑے وعدے کیے تھے لیکن وہ وعدے دلالوں کے سبز باغ تھے اگرچہ اس جائیداد کی سالانہ آمدنی 150-200 روپے سے کم نہ تھی لیکن بوڑھی کاکی کو پیٹ بھر روکھا دانا بھی مشکل سے ملتا تھا بدھ رام کو کبھی کبھی اپنی بے انصافی کا احساس ہوتا وہ سوچتے کہ اس جائیداد کی بدولت میں اس وقت بھلا آدمی بنا بیٹھا ہوں اور اگر زبانی تشفی سے صورتحال میں کچھ اصلاح ہو سکتی تو انہیں مطلق دریغ نہ ہوتا لیکن مزید خرچ کا خوف ان کی نیکی کو دبائے رکھتا تھا اس کے برعکس اگر دروازے پر کوئی بھلا آدمی بیٹھا ہوتا اور بوڑھی کاکی اپنا نغمہ بے ہنگام شروع کر دیتی تو وہ آگ ہو جاتے تھے اور گھر میں آ کر انہیں ڈانٹتے تھے لڑکے والد کا یہ رنگ دیکھ کر بوڑھی کاکی کو اور بھی دق کرتے سارے گھر میں کسی کو کاکی سے محبت تھی تو وہ بدھ رام کی چھوٹی لڑکی لاڈلی تھی لاڈلی اپنے دونوں بھائیوں کے خوف سے اپنے حصے کی مٹھائی یا چبینا بوڑھی کاکی کے پاس بیٹھ کر کھایا کرتی تھی رات کا وقت تھا بدھ رام کے دروازے پر شہنائی بج رہی تھی آج بدھ رام کے بڑے لڑکے سکھ رام کا تلک آیا ہے یہ اسی کا جشن ہے گھر میں مستورات گا رہی تھیں اور روپا مہمانوں کی دعوت کا سامان کرنے میں مصروف تھی بھٹیوں پر کڑھاؤ چڑھے ہوئے تھے ایک میں پوریاں کچوریاں نکل رہی تھیں دوسرے میں سموسے ایک بڑے ہنڈے میں مسالے دار ترکاری پک رہی تھی گھی اور مسالے کی اشتہا انگیز خوشبو چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی
बूढ़ी काकी अपनी अंधेरी कोठरी में बैठी हुई थी। ये लज्जत आमेज खुशबू उन्हें बेताब कर रही थी। उनकी चश्मे ख्याल में पूरियों की तस्वीर नाचने लगी, खूब लाल लाल, फूली फूली, नर्म नर्म होंगी। एक पूरी मिलती तो जरा हाथ में लेकर देखती, क्यों ना चलकर कढ़ाव के सामने ही बैठूं। इस तरह फैसला करके बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथों के बल खिसकती हुई बमुश्किल तमाम चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कढ़ाव के पास जा बैठी। रूपा उस वक्त एक सरासीमगी की हालत में थी। कभी इस कमरे में जाती, कभी उस कमरे में, कभी कढ़ाव के पास, कभी कोठे पर। बेचारी अकेली औरत चारों तरफ दौड़ते दौड़ते हैरान हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, पर गुस्सा बाहर निकलने का मौका न पाता था। इसी कश्मकश के आलम में उसने बूढ़ी काकी को कढ़ाव के पास बैठे देखा तो जल गई। गुस्सा न रुक सका। जैसे मेंढक केचवे पर झपटता है, उसी तरह वो बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झंझोड़ कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है कि आग का कुंड, कोठरी में बैठते क्या दम घुटता था। अभी मेहमानों ने नहीं खाया, देवताओं का भोग तक नहीं लगा, तब तक सब्र ना हो सका, आकर छाती पर सवार हो गई। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग लगेंगे तो तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी तक न जाए, लेकिन पहले तुम्हारी पूजा करे। बूढ़ी काकी ने सर न उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई वहां से अपने कमरे में चली गई। सदमा ऐसा सख्त था कि दिलो दिमाग की सारी कुव्वतें इस तरफ रुजू हो गई थीं। खाना तैयार हो गया, आंगन में पत्तल पड़ गए, मेहमान खाने लगे। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पछता रही थी कि कहां से कहां गई। उन्हें रूपा पर गुस्सा नहीं था, अपनी उजलत पर अफसोस था। सच तो है, जब तक मेहमान खा ना चुकेंगे, घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया, अब जब तक कोई बुलाने न आएगा न जाऊंगी। दिल में ये फैसला करके वो खामोशी से बुलावे का इंतजार करने लगी। उन्हें एक एक लम्हा, एक एक घंटा मालूम होता था। अब पत्तल बिछ गए होंगे। मालूम होता है कि लोग खाने पर बैठ गए। फिर उन्हें लगा कि बहुत देर हो गई है। क्या इतनी देर तक लोग खा ही रहे होंगे? किसी की बोलचाल सुनाई नहीं देती। जरूर लोग खा पी के चले गए, मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने कि ना बुलाए। सोचती हूँ कि आप ही आएंगी, कोई मेहमान नहीं कि बुलाकर लाऊं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई। उन्होंने दिल में तरह तरह के मंसूबे बांधे। पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से, कचौरियां रायते के साथ मजेदार मालूम होंगी।
चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। बूढ़ी काकी उकड़ू बैठकर हाथ के बल खिसकती हुई आंगन में आई। मेहमानों की जमात अभी बैठी हुई थी। वो रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। कई आदमी चौंक कर उठ खड़े हुए। आवाजें आईं, अरे ये कौन बुढ़िया है? पंडित बुद्धराम काकी को देखते ही गुस्से से तिलमिला गए। पूरियों का थाल लिए खड़े थे। थाल को जमीन पर पटक दिया और जिस तरह बेरहम साहूकार अपने किसी मफरूर असामी को देखते ही झपट कर उसका टेटवा लेता है, इसी तरह लपक कर उन्होंने बूढ़ी काकी के दोनों शाने पकड़े और घसीटते हुए लाकर अंधेरी कोठरी में धम से गिरा दिया। मेहमानों ने खाना खाया, घर वालों ने खाया, बाजे वाले धोबी चमार भी खा चुके, लेकिन बूढ़ी काकी को किसी ने ना पूछा। बुधराम और रूपा दोनों ही उन्हें उनकी बेहयाई की सजा देने का तस्फिया कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, बेकसी पर, फतूरे अक्ल पर किसी को तरस नहीं आता था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। दोनों बार जब उसकी माँ और बाप ने काकी को बेरहमी से घसीटा तो लाडली का कलेजा बैठ कर रह गया। वो झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूरियां नहीं दे देते। वो काकी के पास जाकर उन्हें तशफ़ी देना चाहती थी, लेकिन माँ के खौफ से ना जाती थी। उसने अपने हिस्से की पूरियां भी ना खाई थीं। वो ये पूरियां काकी के पास ले जाना चाहती थी। बूढ़ी काकी मेरी आवाज सुनते ही उठ बैठेंगी। पूरियां देखकर कैसे खुश होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। रात के 11 बज चुके थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद न थी। काकी को पूरियां खिलाने की खुशी उसे सोने न देती थी। जब उसे यकीन हो गया कि अम्मा गाफिल सो रही हैं, तो वो चुपके से उठी, पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की तरफ चली। बूढ़ी काकी को महज इतना याद था कि किसी ने मेरे शाने पकड़े, फिर उन्हें ऐसा मालूम हुआ जैसे कोई पहाड़ पर उड़ाए लिए जाता है। उनके पैर बार बार पत्थरों से टकराए, तब किसी ने उन्हें पहाड़ पर से पटक दिया। वो बेहोश हो गई। यकायक उनके कान में आवाज आई, काकी उठो, मैं पूरियां लाई हूं। काकी ने लाडली की आवाज पहचानी, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बिठा लिया। लाडली ने पूरियां निकाल कर दी। काकी ने पूछा, क्या तुम्हारी अम्मा ने दी है? लाडली ने फख्र से कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से की हैं।
काकी पूरियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी बारिश ठंडक की जगह और भी हब्स पैदा कर देती है, इसी तरह चंद पूरियों ने काकी की इश्तिहा और रग़बत को और भी तेज कर दिया था। बोली, नहीं बेटी, जाके अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जगाऊंगी तो मारेंगी। काकी ने पिटारी को फिर टटोला। उसमें चंद रेजे गिरे थे, उन्हें निकाल कर खा गईं। बार बार होंठ चाटती थीं, चटखारे भरती थीं। यकायक लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चलो जहां मेहमानों ने बैठकर खाना खाया था। लाडली उनका मंशा न समझ सकी। उसने काकी का हाथ पकड़ा और उन्हें लाकर झूठे पत्तलों के पास बिठा दिया और गरीब भूख की मारी बुढ़िया पत्तलों से पूरियों के टुकड़े चुन चुन कर खाने लगी। दही कितना लजीज था, सालन कितना मजेदार, कचौरियां कितनी सलोनी, समोसे कितने खस्ता और नर्म। ऐन उसी वक्त रूपा की आंख खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली पास नहीं है। चौंकी, चारपाई के इधर उधर ताकने लगी कि कहीं लड़की नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहां ना पाकर वो उठ बैठी तो क्या देखती है कि लाडली झूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों पर से पूरियों के टुकड़े उठा उठा कर खा रही है। रूपा का कलेजा सन से रह गया। ये वो नजारा था जिससे देखने वालों के दिल कांप उठते हैं। दर्द और खौफ से उसकी आंखें भर आईं। उसको अपनी खुदगर्जी और बेइंसाफी आज तक कभी इतनी सफाई से नजर ना आई थी। हाय, मैं कितनी बेरहम हूँ, जिसकी जायदाद से मुझे 200 रुपए साल की आमदनी हो रही है, उसकी ये दुर्गत और मेरे कारण। ए ईश्वर, मुझसे बड़ा भारी गुनाह हुआ है, मुझे माफ कर दो। रूपा ने चराग जलाया, अपने भंडारे का दरवाजा खोला और एक थाली में खाने की सब चीजें लिए हुए बूढ़ी काकी की तरफ चली। काकी, उठो, खाना खा लो। रूपा ने रिक्कत आमेज लहजे में कहा, मुझसे आज बड़ी भूल हुई। उसका बुरा ना मानना। परमात्मा से दुआ करो कि वो मेरी खता मुआफ कर दे। भोले भाले बच्चे की तरह जो मिठाइयाँ पाकर मार और घुड़कियाँ सब भूल जाता है, बूढ़ी काकी बैठी हुई खाना खा रही थी। उनके एक एक रोए से सच्ची दुआएं निकल रही थीं और रूपा बैठी ये रूहानी नजारा देख रही थी। आज हमने सबक नंबर 4 बूढ़ी काकी पढ़ा और समझने की कोशिश की।
جس کے مصنف ہیں پریم چند۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس سبق کے سوالوں کے جواب لکھیے اور اس کہانی کو اپنے الفاظ میں لکھنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔